जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे ज्ञात करते हैं। और आज के जो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC नेमिंग। और वो IUPAC नेमिंग हम किसकी करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण कौन सा? IUPAC। ठीक है। अब उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम साथ साथ एग्जाम्पल आपको एक लिखा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखना, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है K4FeCN6 और ये हमारे पास कोई भी एक उपसह संयोजक यौगिक है। ठीक है। अब IUPAC नेमिंग करते हैं तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उन नियमों को अच्छे से जानते हैं तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हमने ले लिया है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको अपन बोलते हैं। इसका हमें IUPAC नेमिंग करना है। क्या करना है इसका? IUPAC नेमिंग। तो सबसे पहले हम बात ये जानते हैं कि ये वाला जो कोष्टक लिखा हुआ है वर्गाकार वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर आपने क्या कहा था? समन्वय मंडल बोला था आपने। समन्वय मंडल बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको? उपसहसंयोजक मंडल बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाहर जो आता है वो कौन सा होता है? आयनन मंडल होता है। क्या होता है? आयनन मंडल। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी उपसहसंयोजक यौगिक का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले धनायनिक भाग को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? धनायनिक भाग को। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास उपसहसंयोजक मंडल है या समन्वय मंडल है। इसके बाहर जो भाग है वो कौन सा मंडल है? आयनन मंडल है। इस आयनन मंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसको अगर आप आयनित करते हो, जल में डालते हो, तो ये लिखा होता है 4K+ के अंदर, और ये वाला जो कोष्टक के अंदर है वो FeCN6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4-। तो ये वाला भाग कौन सा है? धनायनिक भाग है। और ये वाला भाग कौन सा है? ऋणायनिक। मतलब ये जो आपका संकुल है वो कैसा है? ऋणायनिक संकुल है, क्योंकि इस संकुल के ऊपर क्या आ रहा है? ऋणात्मक आवेश आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं। तो ये हमारे पास धनायनिक भाग कौन सा हो गया? पोटेशियम हो गया। कौन सा हो गया? पोटेशियम। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो यहाँ पे कुछ मुझे क्या लिखना होगा? पोटेशियम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? पोटेशियम। अब एक बात और पता चल गई आपको कि यहाँ पे पोटेशियम के 4 डिजिट लगी हुई हैं। मतलब यहाँ पे पोटेशियम के 4 अपने यहाँ पे लिखा हुआ, पोटेशियम के नीचे 4 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जब आप नाम लिखोगे तो कभी भी जो धनायनिक भाग है या जो बाहर वाला भाग है उसके अंदर कभी भी उनकी संख्या का जिक्र नहीं करेंगे। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? पोटेशियम, धनायनिक भाग हो गया। अब चलते हैं किसके? संकुल के अंदर। जैसे आप संकुल के अंदर जाओगे तो क्या होगा कि हमें सबसे पहले नाम लिखना होगा किसका? लिगेंड का लिखना होगा। किसका लिखते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे इस संकुल के अंदर केवल एक ही लिगेंड है, मतलब एक ही प्रकार का लिगेंड है, साइनोइड। CN को अपन क्या बोलते हैं? साइनो लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो हमें यहाँ पे लिखने में कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम देखो यहाँ पे लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो लिगेंड कितने? यहाँ पे 6 लिगेंड है। तो क्या लिखेंगे अपन? 6 का मतलब क्या लेते हैं अपन? हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा, और यहाँ CN क्या होता है? साइनो। तो हेक्सा साइनो। तो आपने क्या कहा? सबसे पहले धनायनिक भाग का नाम लिखा, उसके बाद आपने लिगेंड का नाम लिखा। तीसरा पॉइंट क्या? देखो, अब लिगेंड का नाम लिखते हैं तब एक बात और ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड होते, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड होते तो हम क्या करते? उन लिगेंडों का नामकरण अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते। अगर क्या होते? एक से अधिक लिगेंड होने की स्थिति में, एक से अधिक लिगेंड उपस्थित होने की परिस्थिति में, उपस्थित होने पर अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे? लिगेंडों का नाम किस में लिखेंगे अपन? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब जो सबसे पहले आएगा ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको अपन बाद में लिखने वाले हैं। तो यहाँ हमें पता चल गया कि सबसे पहले धनायनिक भाग का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो पोटेशियम और हेक्सासाइनो। अब लिगेंड के बाद कौन आता है? धातु आती है। सेंटर मेटल जो आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु है वो कौन है? आयरन। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? आयरन है।
ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझना, यहाँ पे मैंने कहा कि अगर देखो तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का आपको नाम लिखना है। किसका लिखना है? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो जब आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे तो वहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो संकुल है वो संकुल कैसा है? ऋणायनिक संकुल है। क्या ध्यान रखना आपको? अगर आपका संकुल कैसा है? ऋणायनिक संकुल है। तो ऋणायनिक संकुल होने पर क्या होगा, देखना थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है। ये वाला कुछ इस तरीके से बना था हमारे पास। तो देखो ये जो संकुल है हमारे पास, इस संकुल के ऊपर कितना आवेश आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और माइनस का मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होगा? आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप IUPAC नामकरण करोगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु का जब आप नाम लिखते हैं तो अगर क्या हो, ऋणावेशित संकुल हो। कैसा संकुल हो? ऋणावेशित संकुल हो। तो संकुल अगर ऋणावेशित होगा तो हम क्या लिखा देंगे? उस केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में क्या लगा देते हैं? 8 लगा देते थे, ATE। क्या लगा देते हैं? ATE। मतलब यहाँ पे अगर अपन इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब अगर संकुल आपका उदासीन होता या फिर संकुल आपका कैसा होता? धनावेशित होता। अगर क्या होता आपका संकुल, अगर संकुल कैसा होता? धनावेशित होता और या फिर कैसा होता? उदासीन होता। तो हमें एक कंडीशन क्या थी कि हमें नाम के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना था। मतलब आप यहाँ पे Fe को क्या लिख देते? आयरन लिख देते। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब आपका संकुल ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित होने की कंडीशन में हम धातु के नाम के ऊपर, ये आपके पास आयरन था तो यहाँ पे इस धातु के नाम के पीछे क्या लगा देंगे अपन? 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8। मतलब यहाँ पे अपन जो काम में लेंगे वो क्या होगा? आयरन ना होकर क्या होने वाला है? फेरेट होने वाला है। क्या होने वाला है? फेरेट। तो ये हो गया हमारे पास इसका IUPAC नेमिंग। अब देखो इसमें आपने लिगेंड लिख दिया, उसके बाद में आपने केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया। अब सबसे लास्ट में क्या आता है? ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्टक में दर्शाते हैं। और कोष्टक के अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था लिखी होती है आपकी, वो रोमन संख्या में होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम इसमें अच्छे से जानते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको इस आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए तो यहाँ पे पोटेशियम के कितने होते हैं? +4 हो जाएगी। उसके बाद आयरन के अपन क्या मानते हैं? X मानते हैं। साइन O कितना होता है? -1। कितने हैं यहाँ पे? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो यहाँ से जो X की वैल्यू आपके पास आने वाली है कितनी है? +2। मतलब यहाँ इस संकुल के अंदर आयरन जो है वो किसके अंदर है? ऑक्सीकरण अवस्था में 2 के अंदर। और ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा और हमेशा किस में लिखी जाती है? रोमन संख्या में लिखी जाती है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल था जिसमें मैं ये पता चला कि अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना चाहते हो तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसमें ये पता चल गया कि हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना है? धनायन का नाम लिखना है। उसके बाद कौन आएगा? ऋणायन आने वाला है। ठीक है। अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या होगा? अगर 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? उन लिगेंडों का नाम किस में लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे अपन? केंद्रीय धातु परमाणु का। और केंद्रीय धातु परमाणु देखना, ध्यान से देखना कि अगर आपके पास संकुल अगर ऋणावेशित है, संकुल के ऊपर ऋण आवेश अगर आपको कहीं भी दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पीछे आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है, ATE लगा देना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। और कोष्टक में लिखी जाती है। और उसके अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो हमेशा अपन रोमन संख्या के अंदर लिखते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, जैसे कि IUPAC नेमिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं अपन। एग्जांपल्स के थ्रू हम कुछ हाँ, पहला एग्जांपल देखना। ये पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। देखना इस एग्जांपल्स में आपको IUPAC नेमिंग ट्राई करना एक बार। अच्छा, एक बार 2 एग्जांपल कर लेते हैं अपन। ठीक है।
पहले देखना कि यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें हमने क्या कहा कि सबसे पहले अपन धनायन का नाम लिखते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा संकुल है। इसमें इस संकुल जो है, इस संकुल के बाहर कोई भी हमें परमाणु नहीं दिख रहा। तो जब संकुल के बाहर कोई है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो, कोई धनावेशित भाग नहीं है। इसका मतलब सीधा हमें कहाँ चलना है, इस संकुल के अंदर चलना है। और जैसे आप संकुल के अंदर जाओगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, हमें लिगेंड का लिखना है। किसका लिखना है, लिगेंड। अब देखो इस संकुल के अंदर प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं और 2 क्लोरीन के। तो यहाँ देखो 2 तो अमोनिया के हैं, 2 क्लोरीन के। तो अमोनिया के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन। और क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो। देखो आपको जब क्लोरीन की बात करते हैं, मतलब हैलोजेंस के लिए मोस्टली क्या होता है कि अपन क्लोरो Cl के लिए या फिर क्लोरिडो भी लिखते हैं। अगर अपन यहाँ पे फ्लोरीन होता तो क्या लिखते हैं, फ्लोरो या फिर फ्लोरिडो भी अपन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आयोडीन होता, आई होता, तो आयोडो या आयोडायोडो भी अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक तो आ रहा है एमीन और एक आ रहा है क्लोरो। तो यहाँ पे एमीन और क्लोरो में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर अपन देखने जाएंगे तो ए पहले आता है कि सी। तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा सर, ए पहले आता है। इसका मतलब यहाँ पे पहले जो नाम लिखेंगे किसका लिखेंगे, एमीन का। अब देखो यहाँ पे एमीन की संख्या कितनी आ रही है, 2 एमीन है। कितने एमीन है, 2। तो 2 के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या है, डाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डाई। अगर लिगेंड 2 बार आ रहा है तो उसके लिए डाई। अगर हमारे पास लिगेंड मान लो कि 3 बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे अपन, ट्राई। अगर 4 बार आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पे अमोनिया कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो डाई, और डाई के बाद कौन है यहाँ पे, एमीन। उसके बाद कौन है, क्लोरो। क्या लिखेंगे अपन, डाई क्लोरो। ये किसका नाम हो गया हमारे पास, लिगेंड का नाम हो गया। किसका हो गया, लिगेंड। और लिगेंड के बाद किसका नाम लिखेंगे अपन, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है हमारे पास, है प्लेटिनम। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे तो हमें ये चेक कर लेना है कि आपके पास जो संकुल है उस संकुल को धनावेशित है, उदासीन है या फिर ऋणावेशित है। तो इस संकुल के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब कैसा है, ये उदासीन। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, ये लिगेंड का नाम हो गया। धातु कौन सा है, केंद्रीय, प्लेटिनम है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, प्लेटिनम। ठीक है। अब ये लिगेंड का नाम हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। उसके बाद क्या आएगी, इस प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, उदासीन लिगेंड। और उदासीन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। यहाँ जो आपकी क्लोरीन है उसके लिए कितना होता है, -1। कितनी क्लोरीन परमाणु आपके पास, 2। तो प्लेटिनम की आप अगर एक्स मानते हो तो यहाँ से कितना आएगा, -2 = 0। तो यहाँ प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +2। कोष्टक लगा देंगे और अपन रोमन संख्या के अंदर यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था शो कर देंगे। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते हैं तो इनके बीच में कहीं भी कोई भी गैप नहीं रहता और ना ही इनके बीच में कहीं भी कोई कोमा या हाइफन का यूज नहीं करते हैं। क्या कहा अपन ने कि जब भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब ये आपने जो लिखा है लिगेंड का नाम, यहाँ इनके बीच में कहीं भी कोमा या हाइफन का यूज नहीं किया जाता और इनके बीच में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, ये वाला एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, धनावेशित भाग का नाम। तो देखो यहाँ जो हमारे पास संकुल है, इस संकुल के बाईं साइड और इस तरह कौन होगा, धनायन होगा। इस संकुल के बाईं साइड और कोई भी धनायन नहीं है, और कोई भी धनायन नहीं है तो हमारे पास धनायन का नाम लिखने के लिए है ही नहीं। कहाँ चलेंगे अपन, लिगेंड की तरफ। और यहाँ पे लिगेंड कौन है, H2O, जल। और जल के कितने लिगेंड हैं यहाँ पे, 6 लिगेंड है। कितने हैं, 6। तो हम 6 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेक्सा लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, हेक्सा। और जल के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्वा। तो हेक्सा एक्वा लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद कौन आएगा पास, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, क्रोमियम है। अब देखो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप केंद्रीय धातु परमाणु की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन है, क्रोमियम। तो इस संकुल को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, CrH2O6। और यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो क्या लिखते हो आप, 3Cl-। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 3+ आएगा। कितना आएगा, 3+। तो अब हमें जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है तो हमें किस बात को ध्यान रखना है कि आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु आपके पास जो संकुल है वो संकुल धनावेशित तो नहीं है कहीं।
ऋणावेशित तो नहीं है या फिर उदासीन तो नहीं है। तो इनमें से देखो, अगर धनावेशित ऋण या उदासीन होगा तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसा धातु का नाम होता है वैसा लिख देना है। लेकिन अगर ऋणावेशित हुआ तो हमें क्या लगाना है, उसके एट लगाना है। तो वापिस से हम क्या कहेंगे, हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, क्रोमियम के लिए क्रोमेट लिखेंगे या क्रोमियम, क्रोमियम लिखने वाले हैं। कैसा है, धनावेशित, तो क्रोमियम। उसके बाद क्या है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, देखो इसकी यहाँ पे सी आर के देखो यहाँ पे कितनी है, +3 है। कितना है, +3। तो यहाँ पे क्योंकि जल जो होता है वो आपका उदासीन लिगेंड होता है, तो क्रोमियम के कोष्टक में आपने रोमन संख्या में 3 लिख दिया। अब देखो लास्ट में यहाँ पे क्या होता है कि संकुल के बाहर कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो यहाँ पे इसको अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे या क्लोरीन लिख देंगे। अब एक बात बताना, क्या यहाँ पे जो क्लोरीन लिखा है वो सही है क्या, यहाँ पे जो क्लोरीन लिखा है क्या वो सही है क्या। तो देखना यहाँ पे इसके बाद ये आपने जब ऑक्सीकरण अवस्था लिखी है उसके बाद यहाँ पे Cl, तो आपने पहले क्या बोला था कि Cl के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्लोरो या फिर क्लोराइडो। तो यहाँ पे जब अपन लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन ना लिख के क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास संकुल के बाहर अगर क्लोरीन होगा तो उसे अपन किस रूप में लिखेंगे, क्लोराइड के रूप में। अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो अपन फ्लोराइड के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे अगर सल्फेट होगा तो सल्फेट के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। और कभी भी इस ऋणायन की इस यहाँ पे संकुल के बाहर वाला जो क्लोराइड होता है या जो भी होता है उसकी संख्या को कभी भी यहाँ पे व्यक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने IUPAC नेमिंग पढ़ी है और कुछ एग्जाम्पल्स अपन और कर लेते हैं। ट्राई करना, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। हाँ, पहला एग्जाम्पल हमारे पास K2HgI4, सेकेंड इसको अगर अपन आयनित करके लिखेंगे तो HgI4 2-। हाँ भाई, एक बार ट्राई करना, आपके सामने बोर्ड पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनको एक बार ट्राई करना। क्रोमियम और ट्राई हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है K2HgI4। अगर इसका अपन नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कोष्टक के बाईं साइड वाला, ये जो लेफ्ट साइड होता है उसका नाम लिखेंगे, जो कि कौन है आपके पास, पोटेशियम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि धनायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पोटेशियम लिखने वाले हैं। उसके बाद कौन आएगा आपके पास, लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ पे, आयोडीन। तो कितने आयोडीन यहाँ पे, 4। क्या लिखेंगे, टेट्रा। और आयोडीन के लिए क्या लिखने वाले अपन, आयोडो। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडो। अब देखो यहाँ पे कौन है, Hg क्या होती है, मरकरी होती है। अब ये देखो कि जब सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु का अगर आप नाम लिखने जाओगे तो क्या चेक करना है कि कहीं संकुल ऋणावेशित तो नहीं है। तो आप इस संकुल को कैसे लिख सकते हैं, 2K प्लस क्या लिखने वाले हो, HgI4 2-। मतलब आपका जो संकुल है वो संकुल कैसा है, ऋण आवेशित है। और ऋण आवेशित होने का मतलब आपको क्या लगा देना है, सेंट्रल मेटल आयन के 8 लगा देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मर्क्यूरेट लिखने वाले हो। क्या लिखोगे, मर्क्यूरेट। अब देखो क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, देखना, पोटेशियम कितना होता है, +2। मरकरी की आपको ज्ञात करनी है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आयोडीन -1 होता है, कितने आयोडीन है, 4। और यहाँ पे टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +2। मतलब यहाँ पे मरकरी वो किस में है, +2। और रोमन संख्या में आपको लिखनी है तो इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और इनके बीच में कहीं भी आपको स्पेस नहीं रखना है। अब देखो ये वाला है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, तो छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है,
उदासीन है और यहाँ पे कैसा है हमारे पास ऋणावेशित है। तो वही बात होगी कि इसके ऊपर कोई भी आपके पास धनावेशित भाग नहीं है ना, तो क्या करोगे आप सबसे पहले लिगेंड के पास चलो। कौन है लिगेंड? आयोडीन। कितने हैं? 4। क्या लिखोगे? टेट्रा आयोडो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका? मरकरी। अब देखो यहाँ पे जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हो तभी आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि संकुल कहीं ऋणावेशित तो नहीं है। तो यहाँ पे ऋणावेशित संकुल है, इसका मतलब कौन है? यहाँ पे मरकरी के पीछे हम क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मर्क्यूरेट आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मरकरी के पीछे साइड में हमने क्या कहा कि कोष्टक के अंदर रोमन संख्या में उसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है। तो यहाँ पे मरकरी किसके अंदर है भैया? यहाँ पे मरकरी के अपन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। आयोडीन कितना होता है? -1। कितना हो गया? -4 इक्वल। अब देखो इसके ऊपर संकुल के ऊपर चार्ज कितना है? -2 है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे चार्ज होगा अंदर वाला वो किसके इक्वल होगा? कुल चार्ज के। इस संकुल के ऊपर चार्ज कितना है? -2। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालने वाले हो तो कितनी आने वाली है? +2 आने वाली है। मतलब यहाँ पे अपन क्या शो कर देंगे? 2 रोमन संख्या के अंदर। अब देखना इसके अंदर क्या ये नामकरण सही है क्या? तो देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है वो पहले से किसके अंदर है? आयनित अवस्था के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई आयन दिया हुआ हो, मतलब कोई भी आपके पास चार्ज दिया हुआ हो, तो यहाँ पे अपन पीछे क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयन। तब जाकर ये नामकरण आपका पूरा होता है। नेक्स्ट देखना इस वाले एग्जाम्पल में क्या चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के लिगेंड हैं, एक तो अमीन है और एक कौन सा है? क्लोरीन है। तो देखो यहाँ पे एमीन और क्लोरीन में पहले कौन आता है? एमीन के लिए क्या लिखते हैं अपन? AMMINE। और क्लोरीन के लिए CHLORO क्लोरो। पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? ए आने वाला है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? एमीन के लिए कितने एमीन? 4। तो टेट्रा एमीन। उसके बाद में क्या है? क्लोरीन कितने हैं? 2। डाई क्लोरो। सबसे पहले काम किसका हो गया? लिगेंड का। और लिगेंड के बाद कौन आता है? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते इसमें क्या देखना है कि कहीं लिगेंड कहीं आपका संकुल ऋणावेशित तो नहीं है। तो ये संकुल कहीं भी आपका ऋणावेशित नहीं है, उदासीन है। इसका मतलब कहीं भी आपको केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखोगे? प्लेटिनम। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। तो अमोनिया सबको पता है उदासीन लिगेंड, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है? -1। कितने क्लोरीन है? 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लेटिनम। x मान लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? -2 = 0। तो +2 वैल्यू आ जाएगी किसकी? प्लेटिनम की। किसकी आ जाएगी? प्लेटिनम की। सर यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 2 करेंगे। देखो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे अब एक छोटी सी बात सुनना, अगर यहाँ पे प्लेटिनम जो होता है आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। प्लेटिनम जो होता है वो प्लेटिनम अगर +2 के अंदर हो या फिर प्लेटिनम आपका +4 में हो। तो प्लेटिनम जब 2+ में होता है तो क्या होता है? हमने देखा कि प्लेटिनम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितनी रहती है? लगभग कितनी मिलती है? हमें 4 मिलती है। लेकिन अगर आपने प्लेटिनम को कभी +4 के अंदर देखा है या प्लेटिनम का कोई भी कॉम्प्लेक्स +4 वाला है, उसमें प्लेटिनम सामान्यतः 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दर्शाता है। तो यहाँ पे आपके पास देखो प्लेटिनम हमने किस में लिख दिया? यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ था तो यहाँ पे प्लेटिनम +2 में आ रहा था, तो यहाँ पे कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे क्या होगा? यहाँ पे प्लेटिनम +4 में आ जाएगा और प्लेटिनम +4 में आ जाएगा तो यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। अब वापस से रिपीट कर देता हूँ उसको मैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा? सबसे पहले ये हमारे पास संकुल कुछ ऐसा था ना, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना। यहाँ पे पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड एमीन और क्लोरीन है। पहले कौन आएगा? एमीन। तो टेट्रा एमीन 4 है ना। उसके बाद डाई क्लोरो। केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम हो जाएगा क्योंकि संकुल कैसा भी है? ऋणावेशित नहीं है। कैसा है ये? धनावेशित संकुल है, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ोगे तो इसके ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा और यहाँ पे -2 आएगा। अब देखो प्लेटिनम के बाद क्या आएगा? इसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे कितना है प्लेटिनम के ऊपर? यहाँ -2 और यहाँ कुछ इस तरीके से होगा। सुनना एक बार, यहाँ पे PTNS3 और Cl2 और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? +2 और +SO4 2-। तो यहाँ पे कितना होगा? x मान लिया अपन ने,
यहाँ पे -2 इक्वल टू +2, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी +4। मतलब यहाँ जो प्लेटिनम के साइड में लिखा जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी आएगी +4। और उसके बाद जो है वो कौन है सल्फेट है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे। ये इसका क्या हो गया IUPAC नामकरण इस संकुल का। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको कर लेते हैं अपन एक बार। इसमें क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है इसको ऊपर, यहाँ पे देखो कोई भी बाहर आवेश आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे बाहर आपको कोई भी धनायन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ चलेंगे अपन लिगेंड के पास। लिगेंड कौन है EN, क्या होता है एथिलीन डाइएमीन होता है। और एथिलीन डाइएमीन क्या होता है एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। क्या होता है कि द्विदंतुक लिगेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, देखो डाई। एक छोटी सी बात सुनना, यहाँ पे अगर मैं क्या लिखूँ डाई लिखूँ, और ये एथिलीन डाइएमीन भी क्या है कि एथिलीन डाइएमीन भी क्या, देखो एथिलीन डाइएमीन इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। मैंने कहा कि अगर मैं इस संकुल का नामकरण करता हूँ तो पहले मैंने डाई लिख दिया क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, और उसके बाद इसके खुद के नाम में क्या आ रहा है डाई आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि जब भी किसी संकुल या जब भी किसी बहुदंतुक लिगेंड के लिए, जब भी हम किसी बहुदंतुक या द्विदंतुक त्रिदंतुक या किसी बहुदंतुक लिगेंड की बात करेंगे तो उसमें हमेशा क्या आएगा डाई ट्राई टेट्रा कुछ आएगा। तो यहाँ जब आपको अपन मेंशन करेंगे अगर संख्या 2 आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है, तो अगर 2 आएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको बिस लिखेंगे, अगर 3 आएगा तो हम क्या लिखेंगे उसको ट्रिस लिखेंगे। कब की बात है, जब आपके पास कैसा हो कोई द्विदंतुक लिगेंड हो या कोई बहुदंतुक लिगेंड हो, तो उसकी संख्या अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो हम उसके नामकरण में लिखने के दौरान उसमें यूज करते हैं वो क्या होगा बिस या ट्रिस। तो क्या लिखेंगे अपन बिस एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद कौन आ जाएगा आपके पास धातु परमाणु कौन है कॉपर। अब ये संकुल कौन सा है धनावेशित, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे कॉपर। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है यहाँ पे इसकी 2 है, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन क्या होता है कोई उदासीन संकुल होता है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। हाँ, तो अपन देखें अभी अपन देखेंगे क्या इन कंपाउंड्स का नाम देखेंगे। तो ये हमारे पास संकुल है, तो सबसे पहली बात क्या है कि संकुल के अंदर बायां भाग या धनायनिक का नाम लिखा जाता है, धनायनिक भाग का। तो ये हमारे पास संकुल है, धनायनिक भाग यहाँ पे कोई है नहीं, तो संकुल के अंदर चलो। अब संकुल के अंदर क्या देंगे अपन लिगेंड। यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, एक एथिलीन डाइएमीन है, दूसरा कौन है क्लोरीन है। तो यहाँ पे इस एथिलीन डाइएमीन और कुछ इस तरीके से लिखते हैं एथिलीन डाइएमाइन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन क्लोरो लिखते हैं। तो इसमें पहले कौन आएगा ई वाला भाग आएगा, इसका मतलब पहले हम किसका नाम लिखने वाले हैं एथिलीन डाइएमीन। अब हमने क्या कहा कि जिस भी लिगेंड के नाम में अगर डाई ट्राई टेट्रा, अगर किसी भी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आएगा तो हम क्या करेंगे उसके नाम से पहले पूर्व लगन के लिए क्या लिख देंगे, अगर 2 बार आ रहा है तो बिस, अगर 3 बार आ रहा है तो ट्रिस। तो ये जो एथिलीन डाइएमीन है वो कितनी बार आ रहा है 3 बार। इसका मतलब यहाँ पे देखना एक तो एथिलीन डाइएमीन दे रखा है और एक यहाँ पे क्लोरो है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा क्लोरो लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एथिलीन डाइएमीन 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे बिस यूज करेंगे या ट्रिस करेंगे। तो 3 बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे अपन ट्रिस यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। की कहानी खत्म होगी। उसके बाद आते हैं अपन केंद्रीय धातु परमाणु, कौन है यहाँ पे क्रोमियम। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय ये तो देखना है कि कहीं आपका संकुल ऋणावेशित तो नहीं है। तो संकुल आपका ऋणावेशित नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब अपन यहाँ क्या लिखने वाले हैं क्रोमियम, और क्रोमियम के कोष्टक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखना यहाँ पे आपका एथिलीन डाइएमीन कैसा होता है उदासीन होता है, तो इसकी कितनी मानेंगे अपन 0। क्लोरीन कितनी होती है -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 है तो +3 आ जाएगा। तो क्रोमियम के कोष्टक में क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेमिंग हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। देखो इस संकुल के अंदर क्या खास बात है कि यहाँ पे आपके पास जो लिगेंड है वो कितने हैं, अमोनिया भी है, एमीन भी है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी, मतलब 1 से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड हैं। और अगर 1 से ज़्यादा प्रकार के लिगेंड होंगे तो हमें क्या ऑर्डर ध्यान रखना है कि उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसके लिए अपन क्या लिखते हैं एमीन लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं अपन क्लोरो, और इसके लिए क्या लिखते हैं अपन ब्रोमो। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा यहाँ पे एमीन वाला आएगा, उसके बाद कौन आएगा ब्रोमो, उसके बाद कौन आएगा क्लोरो।
तो एमीन कितने यहाँ पे 2, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे डाई एमीन, 2 के लिए डाई। उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो, उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे क्लोरो। तो ये हो गई लिगेंड की कहानी खत्म। उसके बाद कौन आएगा हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु। अब ये देखना है कहीं आपका संकुल ऋणावेशी तो नहीं है, तो इसको तोड़ के देखो आप क्या होगा, ये तो हमारा संकुल हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। और बाहर कौन था NO3, तो ये जो नाइट्रेट आयन होता है वो कैसा होता है ऋणावेशित। इसका मतलब ये जो संकुल होगा आपका वो किस टाइप का होगा, धनावेशित होगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप इस संकुल की बात करेंगे तो अगर ये नाइट्रेट होता है वो कैसा होता है, हमेशा ऋणावेशित होता है। तो जब नाइट्रेट आपका ऋणावेशित है तो ये जो संकुल है उसके ऊपर कैसा आएगा, धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब आपका कहीं कॉपर जो है उसके नाम में आपको कहीं भी कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्लोरो और क्या लिख दोगे यहाँ पे कॉपर। अब किसकी बारी आएगी यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था की। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी लिखोगे, देखो यहाँ पे आप कितने लिखने वाले हो। एमीन कैसा होता है उदासीन, Cl कितना -1, ब्रोमीन कितना -1, और इसके ऊपर भी क्या होगा, खुद के ऊपर +1 लिखा होगा। तो ये कॉपर की आपने क्या मान ली, X मान ली, क्लोरीन की -1, ब्रोमीन की -1, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना उसके ऊपर +1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास +3 आ जाएगा। तो कॉपर यहाँ पे किसके अंदर है, कॉपर +3 में स्टेबल नहीं होता। ये कौन है हमारे पास, क्रोमियम है। देखना वापस से यहाँ पे कौन था, क्रोमियम। तो यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे क्रोमियम लिख देंगे, क्योंकि कॉपर +1 और +2 ही स्टॉक करता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्रोमियम। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है हमारे पास 3, और यहाँ पे कर देंगे अपन नाइट्रेट लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, यहाँ पे देखो कौन सा लिगेंड जो है हमारे पास वो कौन दिया हुआ है, C2O4, मतलब ऑक्जिलेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले धनायनिक भाग तो कोई है नहीं, यहाँ पे संकुल के बाहर वाला भाग तो कोई है नहीं ना इस साइड लेफ्ट साइड में। तो संकुल का नाम लिखेंगे, संकुल कौन है, ऑक्जिलेट है। कितना है 3 है। तो यहाँ पे ऑक्जिलेट कैसा होता है, द्वितंतुक लिगेंड होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि कितने हैं ऑक्जिलेट आपके पास 3, ट्राई। अब देखो ट्राई लिखने के बाद ऑक्जिलेट में कहीं भी आपके पास डाई ट्राई टेट्रा नहीं आ रहा, तो हमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ट्राई ऑक्जिलेटो, केंद्रीय धातु परमाणु कौन आपका आयरन। अब देखो कहीं आपका संकुल ऋणावेशी तो नहीं है, तो यहाँ पे पहले से ही क्या लिखा हुआ है, -3 चार्ज लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे संकुल ऋणावेशी था, और यहाँ पे आयरन के लिए आप क्या लिखने वाले हो, फेरेट लिखने वाले हो। पीछे क्या लग जाएगा 8। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ देखना जो C2O4 2- होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे क्या मान लेंगे अपन, X मान लेंगे। इसके ऊपर कितना होता है -2, कितना यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 3 × 2 6 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है संकुल के ऊपर -3 है। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। मतलब यहाँ जो आपका सेंट्रल मेटल आयरन है वो +3 अंदर के स्टेट के अंदर स्टेबल है। तो क्या लेंगे अपन फेरेट, और यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगा। तो ये हो गया इस संकुल का हमारे पास IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट का देखना, यहाँ पे 2 संकुल दे रखे हैं ना, एक संकुल ये रहा और एक संकुल ये रहा। तो देखो जब भी आपके पास कुछ ऐसा संकुल मिले, मतलब 2 संकुल मिले, तो उसमें से एक संकुल क्या होगा धनायन और दूसरा क्या मान लेना, हमें ऋणायन मान लेना है। और हमने क्या कहा कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं अपन, धनायनिक संकुल का। तो इस धनायनिक संकुल में कौन हमारे पास एमीन है, कितनी है 2। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे डाई एमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन कौन है, सिल्वर है। अब देखो यहाँ पे धनायनिक संकुल है, तो यहाँ पे संकुल में अपन कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऋणायनिक होता तो क्या लिख देते, 8 लगा देते, क्या होगा डाई एमीन सिल्वर। अब कितनी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है यहाँ पे, तो देखो सिल्वर जो होता है वो सामान्यतः +1 के अंदर होता है। अगर देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपके पास इस सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इस संकुल के अंदर भी इस सिल्वर की कोऑर्डिनेशन कितनी है 2 है। तो अगर हमें यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन अवस्था ज्ञात करनी हो तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे 2 Ag मान लेंगे। मतलब यहाँ पे 1 Ag ये हो गया, 1 Ag ये, तो क्या मान लिया अपन ने यहाँ पे 2x। यहाँ पे एमीन कितना होता है, उदासीन होता है, और यहाँ पे कितना होता है साइनो -1। तो 2x - 2 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी +1, और दोनों
संकुल के अंदर यहाँ पे सिल्वर किसके अंदर होगा, +1 में होगा। लेकिन ये बात कभी लागू है जब कभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के समान हो। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर की कितनी आ गई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऋणायनिक का नाम लिखेंगे। ऋणायनिक में पहले कौन है लिगेंड, यहाँ पे साइनो, कितने हैं 2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे डाई साइनो। और अब क्या लिखेंगे अपन, धातु परमाणु कौन है, सिल्वर, और सिल्वर का संकुल कैसा है ये, ऋणावेशित, तो क्या लग जाएगा 8 लग जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे अर्जेंटेट, और यहाँ भी किसके अंदर है ये, +1 के अंदर। तो ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। लास्ट में देखो थोड़ा सा अजीब है, यहाँ पे H4 लिखा हुआ है, और H4 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जब भी ऐसे कंपाउंड का अपन IUPAC नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा था अपन ने, आपने कहा था कि जब भी आप नाम लिखते हो तो क्या होगा कि सबसे पहले धनायनिक भाग का नाम लिखा जाता है। और धनायनिक भाग का अगर आप यहाँ पे नाम लिखोगे तो धनायनिक भाग के रूप में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम किसका नाम लिखने वाले हैं, हाइड्रोजन का, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका हेक्सासाइनो। सोचना, देखें यहाँ पे क्या कुछ आपको नया मिलने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, इसका हेक्सासाइनो। केंद्रीय धातु परमाणु की बात करेंगे तो ये सब संकुल है वो कुछ इस तरीके से PTCN6, और ये आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो प्लस के अंदर जाता है, कितने हाइड्रोजन हम आपके पास 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसका मतलब जो संकुल है वो कैसा है, ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित होने का मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, हेक्सासाइनो, और प्लेटिनम के बीच में क्या लगा देंगे, प्लेटिनेट लग जाएगा 8। अब यहाँ पे प्लेटिनम किसके अंदर है, तो देखो प्लेटिनम की अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। साइनो -1 होता है, कितने हैं 6, तो -6 इक्वल टू हो जाएगा -4, और यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी है, +2 है। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे +2। अब रही बात कि सर ये हाइड्रोजन था, वो धनायनिक भाग मान लेते हैं अपन कि हाइड्रोजन H+ होता है। लेकिन जब ऐसा संकुल हमारे पास आएगा तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इस संकुल के अंत के अंदर हमें क्या लिखना है, एसिड लिखना है, मतलब अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास IUPAC नेमिंग के सिद्धांत थे जिसके अंदर हमने सभी कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग सीख ली है। अब मैं एक बार आपको समराइज करा देता हूँ कि अगर आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमने अभी जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी मैं आपको एक बार समरी करा देता हूँ, सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम IUPAC अगर आप नाम करते हैं किसी भी कंपाउंड का तो सर्वप्रथम क्या करना होता है हमें, सर्वप्रथम क्या करोगे आप, धनायनिक भाग का नाम लिखोगे। किसका नाम है, धनायनिक भाग का नाम। धनायनिक भाग का नाम लिखते हो, उसमें कभी भी क्या नहीं करते अपन, उसकी संख्या काउंट नहीं करते, मतलब कभी भी क्या करते हैं, संख्या नहीं लिखते हैं, संख्या को कभी भी उसको नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसके बाद किसका नाम लिखते हैं अपन, लिगेंड का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। अब देखो जब लिगेंड का नाम लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो क्या कि अगर लिगेंड जो है वो एक से अधिक हो, क्या हो, एक से अधिक, तो उनके नामों को किसके अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब जो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका नाम पहले लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है इसको यहाँ पे आपको कि यदि किसी लिगेंड के नाम में क्या रहा हो, डाई, ट्राई, टेट्रा आते हैं तो देखो डाई, ट्राई, टेट्रा अगर किसी लिगेंड के नाम में आ रहा है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पूर्वलगन के रूप में क्या करना है, पूर्वलगन के रूप में वहाँ पे डिस यूज करना है। दो बार आ रहा है तो ना, और ट्रिस यूज करना है 3 बार आ रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लिगेंड आपका, देखो लिगेंड जो है आपका अगर धनावेशित हो, ऋणावेशित हो या उदासीन हो तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। तीसरा पॉइंट सुनना, हमने क्या कहा कि अगर आपका लिगेंड कैसा हो, उदासीन हो, कैसा हो, उदासीन हो या फिर कैसा हो, ऋणावेशित हो,
तो अगर लिगेंड ऋणावेशित या उदासीन होगा तो उसके नाम में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपका लिगेंड कैसा हो, लेकिन अगर आपका लिगेंड कैसा हो, धनावेशित हो, तो धनावेशित जब भी लिगेंड आप काम में लेते हैं तो उसके नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, EM लगाते हैं, नाम के पीछे IUM लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि NO+, तो NO+ के लिए अगर अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। मतलब इस नाम के पीछे क्या लग रहा है, यहाँ पे EM लग रहा है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास किसकी, लिगेंड की बात हो गई। तो सबसे पहले धनायनिक भाग का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिगेंड की बात यहाँ पे हो गई है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु में आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या, कि यदि संकुल कैसा हो, ऋणावेशित हो, संकुल आपका कैसा हो, ऋणावेशित हो, तो नाम के पीछे क्या लगा देते हैं अपन, 8 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। बस आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका संकुल कैसा हो, ऋणावेशित, तो क्या लगा देंगे, नाम के पीछे 8 लगा देंगे। जैसे कि आयरन है तो फेरेट लिखेंगे, सिल्वर है तो आर्जिनेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था किसमें लिखते हैं अपन, हमेशा रोमन संख्या में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रोमन संख्या में। उसके बाद अगर अपन बात करें, यदि कोई आयन हो तो लास्ट में क्या लगाते हैं, उसके आयन लगा देंगे। और अगर हमारे पास क्या आ रहा हो, शुरू के अंदर हाइड्रोजन आ रहा हो, तो हम क्या लगा देंगे, उसके नाम में एसिड लगा देंगे। तो ये कुछ हमारे पास IUPAC नाम याद करने की कुछ विधियाँ थी। मतलब इन तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और हमारे पास देखो, एक छोटी सी बात सुनना, अगर हमारे पास कोई सेतु लिगेंड हो तो उसका अगर अपन नाम लिखते हैं, अगर कोई ब्रिज लिगेंड हो, ब्रिज लिगेंड मतलब कुछ यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु आ जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई ब्रिज लिगेंड हमारे पास आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, उसके नाम से पहले म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू। और यहाँ पे हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास IUPAC नेमिंग हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। धन्यवाद।